संसदीय सर्वोच्चता बनाम संविधान की सर्वोच्चता। भारत की ब्रिटिश पद्धति की संसदीय प्रणाली को अपनाए जाने के कारण यह धारणा प्रचलित हुई है कि भारतीय संसद की स्थिति ब्रिटिश संसद के समतुल्य है। यह भी माना गया है कि ब्रिटेन में सांसद के साथ संबंध किए जाने वाले सिद्धांत संसद की संप्रभु और संसद की सर्वोच्चता भारतीय संसद के साथ भी संबंधित किया जा सकता है। संसदीय प्रणाली के कारण निश्चित रूप से भारत की संसद एक अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली संस्था है। यानी संसद प्रणाली होने के कारण भारत की जो सांसद है एक अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली संस्था है। तथापि भारत की सांसद को न तो संप्रभु माना जा सकता है न ही सर्वोच्च माना सकता है। भारत की सांसद को न तो संप्रभु माना जा सकता है और न ही सर्वोच्च माना जा सकता है। संसद की संप्रभुता ऐसी स्थिति से संकेत करती है, संसद की जो संप्रभुता है ऐसी स्थिति का संकेत करती है जिसमें संविधान में परिवर्तन करने की और कानून बनाने की। संसद ऐसी स्थिति का संकेत करती है जिसमें संविधान में परिवर्तन करने की और कानून बनाने की सांसद पर शक्ति पर क्षेत्र और प्रकृति की दृष्टि से कोई मर्यादाएं व सीमाएं नहीं होती है। भारत में स्वयं संविधान ने ही संघात्मक शासन व्यवस्था करके तथा कुछ विधायी शक्तियों को विधायी विषयों को राज्य सूची में सम्मिलित करके उन्हें संसद की विधि निर्माणी शक्ति का परिधि से बाहर निकाल दिया गया था। विधायी शक्तियों के संघ और राज्यों के मध्य वितरण के माध्यम से संविधान ने संसद की संप्रभुता के विचार का निषेध कर दिया था। भारत में न्यायपालिका ने सांसद की असीमित संविधान निर्माता शक्ति के सिद्धांत को निर्णायक रूप से सीमित एवं प्रतिबंधित कर दिया है। केशवानंद भारती मिनर्वा मिल्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पदस्थापित कर दिया है कि संसद संविधान के मूल ढांचे के परिवर्तन नहीं कर सकती है। इस प्रकार न्यायपालिका ने सांसद की संप्रभुता के दावे पर पुनर्विचार कर लगा दिया है। संसद की सर्वोच्चता विचार ऐसी परिस्थिति है जिसमें संसद द्वारा किए गए विधायी शक्ति प्रयोग पर शासन के किसी अन्य निकाय का कोई प्रमाण नहीं है। भारत में न्यायपालिका पुनरावलोकन प्रावधानों के द्वारा संसद की सर्वोच्चता के विचार का भी निषेध किया जाता है। इस भाग में सम्मिलित अनुच्छेद 13 में यह स्पष्ट है कि किसी भी सांसद द्वारा बनाई गई ऐसी कोई ही विधि भाग 3 में घोषित किए गए मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती हो, अवैध व शून्य होगी। संविधान का अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट, 226 के द्वारा राज्य हाई कोर्ट को मूल अधिकारों को संरक्षण के लिए रीट जारी करने की व्यापक शक्तियां प्रदान करने संविधान ने संसद की सर्वोच्चता को प्रतिबंधित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि भारत में संसद ने विभिन्न अवसरों पर अपनी संप्रभुता और सर्वोच्चता एक पक्षीय घोषणा करने का प्रयास किया है। संविधान के 24वें और 42वें संशोधन के माध्यम से यह घोषित करने का प्रयास किया गया है कि संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्तियां प्राप्त है। संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक और न्यायपालिका की शक्तियों को कम करने का प्रयास किया गया है। वही दूसरी ओर यह घोषणा भी की गई कि संविधान में संसद द्वारा किए गए संशोधनों को किन्हीं आधारों पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह सत्य है कि संविधान की 24वें और 42वें संविधान संशोधन संविधान समिति 24वें और 42वें संविधान के संसद की असीमित संविधायी शक्ति को घोषणा करने के अंशों को भारत की न्यायपालिका द्वारा अवैध नहीं कर दिया जाता है, तो भारत में सांसद ने संप्रभुता और सर्वोच्च स्थापित हो जाती है। केशवानंद भारती मामले में तथा पुनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के माध्यम से यह स्पष्ट हो गया है कि भारत में संविधान ही सर्वोच्च तथा विधि निर्माण और संविधान संशोधन के संदर्भ में शक्ति असीमित नहीं है, अपितु सीमित और मर्यादित है। असीमित नहीं है बल्कि सीमित और मर्यादित है। केशवानंद भारती संसद की विधि निर्माण प्रक्रिया क्या है? विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव विधेयकों के रूप में संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का प्रस्तुत किया जा सकता है। विधि निर्माण यानी कानून बनाना है तो संविधान संबंधी प्रस्ताव विधेयकों के रूप में संसद में दोनों में सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कानून बनाना है तो दोनों में से किसी में
ठीक है। दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक पारित होने के बाद, यानी दोनों सदन अलग अलग पास करेंगे, पहले लोकसभा करेगा फिर राज्यसभा करेगा, पहले राज्यसभा करेगा फिर लोकसभा करेगा। विधेयक के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। जब दोनों सदन से पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति महोदया जी आप हस्ताक्षर कर दीजिए, साइन कर दीजिए। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। विधेयक के प्रकार: सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। विधेयक होते हैं दो प्रकार के, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। विधेयक सरकारी एवं गैर सरकारी दो प्रकार के होते हैं। विधेयक सरकारी और गैर सरकारी दो प्रकार के होते हैं। विधेयक सरकारी और गैर सरकारी दो प्रकार के होते हैं। जबकि सरकार की ओर से किसी मंत्री के द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो विधेयक सरकारी मान लिया जाता है। यदि सरकार की ओर से कोई विधेयक जारी किया जाता है तो उसे सरकारी मान लिया जाता है, जबकि मंत्री के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक गैर सरकारी होता है। यदि मंत्री के अतिरिक्त, जो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्री लोग होते हैं, मंत्री के अतिरिक्त यदि कोई विधेयक लाया तो उसको गैर सरकारी कहेंगे, और यदि मंत्री में से ही कोई सदस्य लाए, सरकार ही ले, तो उसको सरकारी मानेंगे। ठीक है। विधेयक के प्रकार होते हैं। तो विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? तो सरकारी और गैर सरकारी। तो सरकारी और गैर सरकारी होते हैं दो प्रकार के। एक होता है और विधेयक के प्रकार जो है साधारण विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तीन प्रकार में बांट दिया गया है आगे। भारतीय संविधान ने वैधानिक विधि को कुछ व्यवस्थाएं निश्चित की हुई हैं। इन व्यवस्थाओं के अतिरिक्त वैधानिक प्रक्रिया के विषय में विस्तृत विवरण लोकसभा और राज्यसभा के विधि नियमों में अंकित है। इन व्यवस्थाओं के अतिरिक्त वैधानिक प्रक्रिया के विषय में विस्तृत विवरण लोकसभा और राज्यसभा के विधि नियमों में अंकित है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार वित्तीय विधेयक को छोड़कर कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद की संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार वित्तीय विधेयक को छोड़कर कोई ही विधेयक, यानी साधारण विधेयक या धन विधेयक, संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी वित्तीय विधेयक को छोड़कर कोई भी विधेयक दोनों सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सदनों में से पारित होने के पश्चात ही कोई विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यानी दोनों सदन में विधेयक पास हो गया तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है। दोनों सदनों में विधेयक के संबंध में मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। दोनों सदनों में विधेयक के संबंध में मतभेदों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। इन प्रावधानों को छोड़कर वैधानिक विधि संसद की ओर से निर्मित नियमों पर आधारित है। दोनों सदनों में एक जैसी वैधानिक विधि की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक विधेयक को संसद के पास होने के लिए 3 वाचनों से गुजरना होता है। यदि विधेयक का प्रभाव अन्य विभागों पर पड़ता है तो संविधान विभागों के संवैधानिक शंका हो तो कानूनी मंत्री महान्यायवादी से विचार विमर्श किया जाता है ताकि वैधानिक त्रुटियों को दूर किया जा सके। यदि विधेयक का प्रभाव अन्य विभागों पर भी पड़ रहा है, जो विधेयक है उसका जो प्रभाव है अन्य विधेयकों पर पड़ रहा है, तब इसके बाद क्या होता है कि कानून मंत्री और महान्यायवादी से विचार विमर्श किया जाता है। कानून मंत्री और महान्यायवादी से विचार विमर्श किया जाता है ताकि इसमें कोई त्रुटियां न रह जाए, कोई गलती न रह जाए। इसके पश्चात विधेयक की रूपरेखा पर मंत्रिपरिषद गंभीर विचार विमर्श करके संबंधित मंत्री को विधेयक को अंतिम रूप से देने की मंजूरी प्रदान करता है। जब विधेयक की संबंधित मंत्री रूप से तैयार कर लेता है तो मंत्रिपरिषद उस विधेयक के सदन में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दे देती है। विधेयक की तैयारी में यह विधि केवल सरकारी विधेयक पर ही लागू होता है। यानी विधेयक की तैयारी हो रहा है तो उसमें सरकारी विधेयक पर ही केवल लागू होगा।